हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और उसमें हम लोग उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसका वीडियो जो है वह प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिए चैनल पे। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो जितना भी अंग जो कि खराब चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है? एक तो है फेफड़ा, दूसरा आंत यानी इंटेस्टाइन, यकृत यानी कि लिवर, त्वचा और उसके बाद वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, तो फेफड़े के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद आंत के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे। यकृत के बारे में भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे। त्वचा और वृक्क के बारे में, त्वचा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, वह पसीना और सीबम निकालती है, तो उस तरीके से वो टॉक्सिन्स को फ्लश कर दिए। ठीक है, वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, तो इसमें हम लोग किडनी के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए फेफड़े के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फेफड़ा CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है तथा अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता है। त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करती है। त्वचा क्या करती है? पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करती है। फेफड़े के बारे में देखिए, यह तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। उसके बाद जितना भी वाष्पशील पदार्थ होता है जो कि वाष्प के रूप में बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकाल देती है। तथा अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ हो उस अमोनिया को क्या करती है? यूरिया में बदलकर उसके बाद उसको बाहर निकालती है। त्वचा का पता चल गया, पसीने और सीबम के रूप में वह बाहर निकालती है। उसके बाद आता है किडनी। यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इसकी संख्या 2 है। ठीक है, यह इसका आकार जो है सेम के बीज के समान होता है। ठीक है, सेम का बीज आप लोग देखे होंगे, या आप जो राजमा होता है उसका भी बीज ले सकते हैं। ठीक है, राजमा जो होता है वो उसी के समान किडनी दिखाई देता है। प्रत्येक वृक्क जो है उसका भार कितना होता है? 140 ग्राम, 140 ग्राम दोनों साइड। उसके बाद वृक्क का जो झिल्ली होता है उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम नामक झिल्ली होता है। ठीक है, उसी में बंद रहता है झिल्ली। यानी कि देखिए, यह मान लीजिए यह किडनी है, बहुत ज़्यादा ही गलत बन गया, इस तरीके का किडनी है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक झिल्ली बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम नामक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, पेरिटोनियम झिल्ली है। उसके बाद दाहिना किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाता है। दाहिने साइड में क्या है? लीवर है, तो लीवर के दबाव के कारण जो दाहिने साइड का जो किडनी होता है वह थोड़ा नीचे झुका हुआ होता है। वृक्क का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग क्या होता है? अवतल होता है। इसको समझते हैं। यह किडनी है। ठीक है, तो यह बाहरी भाग है। बाहरी भाग कैसा दिख रहा है? उत्तल है, उठा हुआ है, और अंदर का भाग जो है वह कैसा है? अवतल है। ठीक है, उत्तल और अवतल मिरर के बारे में आप पढ़े होंगे तो उससे आप रिलेट कर लीजिए। बाहरी भाग जो है उत्तल है और अंदर का भाग जो है वह अवतल है। ये किडनी का यहाँ पर फोटो है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग बाद में नया फोटो अलग से देखेंगे। वृक्क के बाहरी पतला भाग को कॉर्टेक्स जबकि आंतरिक मोटा भाग को मेड्यूला कहते हैं। वृक्क के बाहरी पतला भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। यानी कि वृक्क का जो बाहरी भाग है इस भाग को यहाँ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? ये जो भाग है इसको कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, सॉरी, कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके अंदर का जो भाग है उसको कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। आंतरिक प्रवेश द्वार यानी कि आइए देख लेते हैं, हाइलम किसे कहते हैं? हाइलम देखिए, इस भाग को हाइलम कहते हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 30 लाख नसें होती है। 30 लाख नहीं, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख नसें होती है जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो वह जो नसें हैं उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। वृक्क के कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं
और मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं नेफ्रॉन द्वारा किया जाता है। अतः इन नेफ्रॉन को उत्सर्जी इकाई कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स का नाम याद रखिएगा। नेफ्रॉन जो होता है वह किडनी का कार्यात्मक इकाई है और वही शरीर का जो उत्सर्जन का कार्य जो होता है वही वास्तविक रूप में कर रही होती है। नेफ्रॉन को ही उत्सर्जी इकाई कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी नुमा प्याले नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। तो देखिए बोमेन संपुट क्या होता है, इस तरह का कटोरी नुमा संरचना होती है और उसके बाद आगे बना हुआ होता है या इस तरीके का, इसको नेफ्रॉन है, यह नेफ्रॉन है। इसके आगे एक कटोरी नुमा संरचना रहता है जिसे बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, बोमेन संपुट ही रक्त को छानता या निष्पादन करता है। ठीक है, बोमेन संपुट ही रक्त को छानता या निष्पादन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, यानी कि वह छान भी लेता है और उसके बाद जो चीज़ अवशोषित करना होता है फिर से, जो सही चीज़ है, जो गंदा चीज़ है उसको निकाल के छान के साइड कर दिया, और जो अवशोषित करने वाला चीज़ है, जो अच्छा चीज़ है, उसको फिर से अवशोषण भी कर लेता है। दोनों काम यह करता है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है। वृक्क यानी किडनी में क्या करता है, रक्त को छाना जाता है। किस विधि से? इस क्रिया को अपोहन कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस कहते हैं। अपोहन की क्रिया परासरण विधि यानी ऑस्मोसिक मेथड द्वारा होता है। ठीक है, यह कौन सा विधि होता है? ऑस्मोसिक। ठीक है, ऑस्मोसिक विधि क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक कटोरी है, ठीक है, कटोरी में पानी भर दिया और एक लकड़ी डाल दी है। ठीक है, सूखी लकड़ी डाल दी है। ठीक है, लकड़ी का गुटका, और उस गुटके में क्या होगा कि वो जितना भी पानी है वो मॉइस्चर को सोख लेगा। वो मॉइस्चर को क्या करेगा? पानी को सोख लेगा। तो इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस विधि। ठीक है, ऑस्मोसिस विधि में होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो लिक्विड है वो मूव करता है। ठीक है, तो इसी को ऑस्मोसिस मेथड कहते हैं। डायलिसिस नलिका जो कि एक कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा बनी होती है, इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो इसमें से अतिरिक्त यूरिया, Na और उसके बाद पोटेशियम आदि उत्सर्जित पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो एक डायलिसिस नलिका होता है, नेफ्रॉन में ही एक डायलिसिस नलिका होता है जो कि अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा बना होता है। ठीक है, अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होता है? जिससे सारा चीज़ पार नहीं हो जाएगा, सेमी परमिएबल इसको कहते हैं। सेल्स के जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब उसमें भी हम लोग ये शब्द सुने थे, अर्धपरागम्य या सेमी परमिएबल। इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ उसको लेना रहता है वह ले लेता है, जो गंदा पदार्थ होता है उसको ले लेता है, और जो अच्छा पदार्थ होता है उसको रख लेता है। ठीक है, देखिए डायलिसिस नलिका में जो कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली से बनी होती है, इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त बहता है तो उसमें से अतिरिक्त जितना भी घटिया चीज़ होता है, गलत चीज़ होता है, जैसे कि यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, ये सब चीज़ क्या होता है उसको निकाल लेता है। उत्सर्जित पदार्थ अवशोषित कर लिया जाता है। जितना भी पदार्थ को बाहर निकालना है उसको अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी चीज़ों को वापस ब्लड में भेज दिया जाता है, बॉडी में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं फोटो में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर और दिया हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। मूत्र या यूरिन का निर्माण वृक्क करता है। कौन करता है? वृक्क करता है यूरिन का निर्माण, यानी किडनी करता है, जिसमें 95% क्या होता है? जल होता है, 2% लवण होता है, यानी कि नमक, लवण मतलब नमक। ठीक है, और 2.6% यूरिया तथा 0.3% यूरिक अम्ल होता है। तो तीन सबका परसेंटेज याद रखिएगा, 95% जल, 2% लवण, 2.6% यूरिया, 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का pH लगभग 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। ठीक है, तो मूत्र की प्रकृति जो होता है वह अम्लीय होती है। मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। दोनों बात याद रखिएगा, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के द्वारा और मल का पीला रंग जो होता है वह बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है, बिलिरुबिन वही चीज़ है जो बाइल जूस के द्वारा निकलता है। तो उसका pH याद रखिएगा 4.8 से लेकर 8.4 के बीच। ठीक है, वृक्क अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। वृक्क जहरीले
पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। वृक्क क्या करता है? जहरीले पदार्थों का जो प्रभाव रहता है उसको निष्क्रिय कर देता है। वृक्क में पाए जाने वाला पत्थरी यानी कि स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। तो वृक्क में जो स्टोन बन जाता है वह किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। वृक्क में पत्थरी का बनना रीनल कैलकलाई कहलाता है। रीनल कैलकलाई कहलाता है। मतलब वृक्क में जब किडनी में स्टोन बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रीनल कैलकलाई कहते हैं। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा देखिए, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र के बारे में दे दिया, तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पर इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है जो एक ही साथ दिया हुआ है। जैसे इसमें है उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र का जितना भी स्मरणीय तथ्य है उसको याद कर लेते हैं। वह तंत्र जो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क यानी किडनी है। यकृत उत्सर्जन में किस प्रकार सहायता करता है? यकृत यानी कि लीवर जो है वह किस प्रकार सहायता करता है? तो ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है। अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदलता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उसको थोड़ा कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है। वृक्क किस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है? वृक्क क्या है? किस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? तो ये पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। वृक्क में कौन सी नलिकाएं पाई जाती है? मूत्र नलिकाएं या नेफ्रॉन्स इसको कहते हैं। मूत्र वाहिनियाँ कहाँ से निकलती है? तो वृक्क से निकलती है, वहीं से मूत्र वाहिनियाँ निकलती है। मूत्राशय का क्या कार्य है? तो मूत्र को एकत्रित करना। तो मूत्राशय किस तरह का होता है? जैसे यहाँ पर किडनी दिया हुआ है, ठीक है, गंदा किडनी बना रहे हैं, ठीक है। नीचे में इस तरह का एक थैली नुमा संरचना बना होता है, उसको मूत्राशय कहते हैं, ठीक है। मूत्र नलिकाएं भी वहीं पर मूत्र बन रहा है तो वहीं से नलिका भी होगा, और उसी के नीचे क्या होगा? वो मतलब कि रखने का जगह भी होगा मूत्र को रखने के लिए, ठीक है। तो मूत्र वाहिनियाँ कहाँ से निकलती है? वृक्क से। मूत्राशय का कार्य क्या है? तो मूत्र को एकत्रित करना। मूत्राशय कहाँ स्थित होती है? तो उदर गुहा में, ठीक है। कहाँ पर होता है? उदर गुहा में, मतलब कि पेट में होता है, ठीक है। गुहा मतलब कैविटी, और उदर मतलब स्टमक कैविटी में होता है, ठीक है। यकृत कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता क्या है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन सीधे शरीर में नहीं लगता है, उसको अमीनो एसिड्स में बदला जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स होता क्या है? देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब मिला के क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है, या अमीनो एसिड्स बनता है। जब शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है या इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स की आवश्यकता नहीं होती है तो वह क्या करता है? इसको तोड़कर हटा देता है, इसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। और यह सब जो है C6H12O6 यह कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इसको यूज़ कर लेता है एनर्जी के रूप में। मान लीजिए आपके शरीर में मतलब कि प्रोटीन है और एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो वह क्या करेगा? प्रोटीन की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा, यानी कि एन को हटा देगा या नाइट्रोजन को हटा देगा, और इसको यूज़ कर लेगा कैसे? कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो यह काम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। तो वह पावर हाउस है, वह क्या करता है? सब चीज़ों को तोड़ता है, उसमें से जो ज़रूरी होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वह सबसे वह ग्लूकोज बना लेता है और नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, ठीक है। सॉरी, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है और फिर अमोनिया को फिर यूरिया में बदल के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी को ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहते हैं, ठीक है। यह कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 95%। फेफड़े किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं? तो यह CO2 का और जल का करते हैं। यूरिया की स्थिति में रोगी को किस क्रिया द्वारा उपचारित किया जाता है? यहाँ पर यूरिया नहीं, यूरेमिया लिखना चाहिए था, क्योंकि यूरेमिया एक बीमारी होती है, एक स्थिति होती है जिसमें किडनी खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब किडनी अपना काम नहीं कर रहा होता है, तो उस स्थिति में रोगी को क्या किया जाता है? हीमोडायलिसिस किया जाता है। और हीमोडायलिसिस एक कृत्रिम तरीका है डायलिसिस करने का, यानी कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकालने का एक तरीका है। मतलब किडनी का काम हीमोडायलिसिस द्वारा किया जाता है। उत्सर्जित पदार्थों को, यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि यूरिया नहीं है,
यूरेमिया की स्थिति में, ठीक है। यूरेमिया एक रोग है, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक कार्बोनिक और एक अकार्बनिक, ठीक है। जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो एडिशन रोग होता है, ठीक है। सोडियम की मात्रा और जल की मात्रा बढ़ जाए मूत्र में तो क्या कहते हैं? इसे एडिशन रोग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में देख रहे थे। तो ये देखिए, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेडुला है, ठीक है। ये सब मेडुला है, ये दिख रहा है आपको, ये भाग जो है मेडुला है। ये हाइलम भाग है, यहाँ पर देखिए ये हाइलम भाग है। तो इसमें आपको दिख गया है कौन सा चीज़? कॉर्टेक्स, मेडुला और हाइलम, ठीक है। बाकी चीज़ आपके बुक में मतलब कि नोट्स में नहीं दिया हुआ था। आगे हम लोग ये तो किडनी का फोटो था, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है नेफ्रॉन्स का फोटो, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये बचपन में आप लोग बनाए भी होंगे। यहाँ देखिए, ये है बोमेन संपुट, ठीक है। यहीं पर आता है सारा ब्लड, ठीक है, यहाँ पर आता है। और ये जो छोटा छोटा दिया हुआ है बोमेन संपुट क्या है? ये कटोरी जो है वो बोमेन संपुट है, ठीक है। देखिए ये जो कटोरी दिया हुआ है वो बोमेन संपुट है। उसके अंदर जो दिया हुआ है वह क्या है? ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस क्या, एक छन्नी की तरह होता है और उसमें बाहर से मतलब कि ब्लड आया, ब्लड से फिर उसको जितना भी छानना था छान दिया गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर जितना बाकी ब्लड था उसको बाहर निकाल दिया गया। यहाँ से पूरा छानने का क्रिया होता है, यहाँ से डायरेक्ट छाना जाता है धीरे 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 इस तरीके से। और इसमें देखिए NaCl, H2O, ये सब चीज़, सब कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ छाना जा रहा है, ठीक है। छान के उसके बाद इसको बाहर अलग भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम था, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक बारी क्या करते हैं, सबको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से रिवीजन करना शुरू करते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? जो भी अपशिष्ट पदार्थ शरीर में रहता है उसको बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जो भी अंग ऐसा काम कर रहा होता है उसको कहते हैं उत्सर्जी अंग। हमारे शरीर में कौन कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो फेफड़ा है, आंत है, यकृत है, त्वचा है, वृक्क है। फेफड़ा क्या करती है? CO2 और जितना भी वाष्पशील पदार्थ होता है उसको बाहर निकालती है। अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया में बदलती है। यह यकृत का कार्य है, ना कि फेफड़ा का, ठीक है। यकृत का कार्य है कि अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलने का काम करती है, ठीक है। त्वचा क्या करता है? पसीना तथा सीबम उत्सर्जन करता है। किडनी के बारे में देखें तो ये सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। यह सेम के बीज के आकार का होता है और 140 ग्राम प्रत्येक का 140 ग्राम वेट होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ झिल्ली रहती है जिसको पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है, ठीक है। दाहिना किडनी यकृत के दबाव में आकर नीचे की तरफ दब जाता है, ठीक है। और वृक्क का बाहरी भाग उत्तल रहता है जबकि अंदर का भाग जो होता है अवतल संरचना होता है, ठीक है। बाहर के भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। जैसे वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार में जहाँ पर आपको दिखाए थे हाइलम, ठीक है, और उसमें 3 लाख नसें होती है जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है, अतः इन नेफ्रॉन को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्याले नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट हम आपको दिखाए थे, उसी में छानने वाला चीज़ रहता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते थे। बोमेन संपुट ही रक्त को छानता या निष्पादन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन करता है और जो पुनः जो चीज़ को नहीं मतलब जो वेस्ट नहीं है उसको फिर से अवशोषित भी कर लेता है, ठीक है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है और किस विधि द्वारा? इसे डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस किस विधि द्वारा होता है? तो ये परासरण विधि यानी ऑस्मोसिक मेथड द्वारा होता है, ठीक है। डायलिसिस नलिका होती है जो कि कृत्रिम अर्धपरागम में झिल्ली होती है यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो इसमें से जितना भी अतिरिक्त यूरिया और जितना भी सोडियम पोटेशियम ये सब चीज़ रहता है वो सब अवशोषित कर लिया जाता है और जो बाकी शुद्ध रक्त होता है उसको बॉडी में वापस से भेज दिया जाता है। देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन के बारे में दिखाया हुआ था, हम आपको दिखाए थे। ये बोमेन संपुट है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है और ये सब जो है वही छानने का काम करती है, ठीक है। सारा चीज़ को छान के और बाकी जो है बॉडी में ब्लड भेज देती है।
यूरिन का निर्माण देखिए तो 95% उसमें जल होता है, 2% लवण, 2.6% यूरिया, 0.3% यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। पीएच कितना होता है मूत्र का? 4.8 से लेकर 8.4 तक। और मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, और मल का पीला रंग जो होता है बिलिरुबिन के कारण होता है। वृक्क अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। वृक्क जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है। जितना भी जहरीला पदार्थ होता है हमारे शरीर में उसको निष्क्रिय कर देता है। ठीक है। वृक्क में पाया जाने वाला पत्थरी यानी स्टोन जो होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, और वृक्क में पत्थरी का बनना जो है वह रीनल कैल्कलाई कहलाता है। ठीक है। रीनल कैल्कलाई। ठीक है। तो यह हो गया रिवीजन, और इसके आगे भी जो स्मरणीय तथ्य थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, चलिए, वह तंत्र जो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन सा? वृक्क है। यकृत उत्सर्जन में किस प्रकार सहायता करता है? यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। वृक्क किस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? तो यह पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। वृक्क में कौन सी नलिकाएं पाई जाती है? मूत्र नलिका या नेफ्रॉन्स। मूत्र वाहिनियां कहाँ से निकलती है? वृक्क से। मूत्राशय का क्या कार्य है? एक मूत्र एकत्रित करना। मूत्राशय कहाँ स्थित होता है? तो उदर गुहा में। यकृत कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन यानी कि जो नाइट्रोजन को बाहर निकाल देना, और शरीर में अगर अमोनिया की ज़रूरत नहीं है, शरीर में अगर अमीनो एसिड्स की ज़रूरत नहीं है तो उसमें से नाइट्रोजन को बाहर निकाल देना, बाहर निकाल के उसको अमोनिया और यूरिया में बदल देना। बल्कि और ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है उसको एनर्जी के रूप में यूज़ कर लेना। यह किसका कार्य होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है। इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ठीक है। चलिए, मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 95%। फेफड़े किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं? CO2 एवं जल। यूरेमिया एक स्थिति होती है जिसमें किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो उस स्थिति में रोगी को क्या किया जाता है? हीमोडायलिसिस किया जाता है। ठीक है। उत्सर्जित पदार्थों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक कार्बनिक होता है और दूसरा अकार्बनिक होता है। ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो वह कितने प्रकार के होते हैं? तो वह कार्बनिक होते हैं और अकार्बनिक होते हैं। ठीक है। जब मूत्र में जल और सोडियम की मात्रा बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उस रोग को कहते हैं एडिशन रोग। ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन? तो ये शरीर में सोडियम और जल और फ्लूइड की मात्रा को बैलेंस करके रखता है। ठीक है। और यह काम किसका है? वृक्क का काम है। ठीक है। अगर ज़्यादा पानी हो गया शरीर में, नमक हो गया, तो उसको छान के बाहर निकाल देगा। ठीक है, शरीर से। मूत्र में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो यूरोक्रोम पाया जाता है। ठीक है। मूत्र निर्माण के दौरान अति सूक्ष्म छनन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो वोमन संपुट में होती है। ठीक है। वोमन संपुट में होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य। पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के किस भाग में होती है? स्रावी भाग में होती है। पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के किस भाग में होती है? स्रावी भाग में होती है। तो ये हम लोग रिवीजन भी कर लिए और इसका जितना थ्योरी था वह भी पढ़ लिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट जो सिस्टम होगा यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे पहले हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है। थैंक यू।